नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी हेल्प में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BTSC ANM के 8938 पोस्ट के लिए टॉप 50 VVI क्वेश्चन, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। तो जो लोग भी अगर 1 से लेकर 5 तक अगर नहीं देखे तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट का लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी आसानी से वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की गर्भावस्था का पता लगाने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है कि वो किस हार्मोन की पहचान करती है। आप लोग ऑप्शन को देखिए और फटाफट आंसर लगाए कि क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो लोग भी इसका अगर ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि HCG, तो ये आपका जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब महिला जो है कि वह गर्भवती होती है तो प्लेसेंटा यानी कि HCG हार्मोन बनता है, जो पेशाब यानी कि यूरिन में आने लगता है। तो प्रेगनेंसी किट इसी हार्मोन का पता लगाकर उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो कि जो 2 लाइन में दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसव की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगाइए कमेंट बॉक्स में कि प्रसव की कुल कितनी अवस्थाएं होती है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन सी लगा रहे हैं कि 4 अवस्था, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। और आप लोग 50 में से कितने क्वेश्चन सही करें, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रसव को 4 अवस्था में बांटा गया। पहला जो है कि आपका सर्विक्स का खुलना, फिर दूसरा है कि शिशु का जन्म, तीसरा है प्लेसेंटा का बाहर आना, और चौथा जो है कि जन्म के बाद पहले 1 या 2 घंटे में ऑब्जर्वेशन स्टेज। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य यौन यानी कि नॉर्मल वेगिनल डिलीवरी के बाद जो है कि शिशु को मां का दूध कितनी देर में पिलाना शुरू कर देना चाहिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन डी लगा रहे हैं कि जन्म के आधे से 1 घंटे के भीतर, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जन्म के जो तुरंत बाद आदर्श रूप में पहले 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर जो है कि स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी में यह समय 2 से 4 घंटे तक हो सकता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि नवजात शिशु के सिर पर पिछला हिस्सा जन्म के बाद किस उम्र में भर जाता है या फिर बंद हो जाता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये जो बंद होता है या भरता है ये आपका 1.5 महीने में। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। सिर का जो पिछला गड्ढा यानी कि त्रिकोण आकार का होता है, जो जन्म के 1.5 महीने यानी कि 6 सप्ताह में बंद हो जाता है, जबकि आगे का हिस्सा जो होता है इंटीरियर वो 18 महीने में बंद होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की प्रसव के बाद गर्भाशय का वापस सिकुड़ कर अपनी सामान्य स्थिति में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को जो है कि इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिलीवरी के बाद जो है कि गर्भाशय का सिकुड़ कर वापस पेल्विक आर्गन बनना इन्वोल्यूशन कहलाता है, और इसमें लगभग 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में कष्टात्र यानी कि दर्द के साथ महामारी आने को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं। तो उसे मेडिकल भाषा में जो है कि डिसमेनोरिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डिस यानी कि डेस का मतलब होता है कि दर्द, कठिनाई। जब मासिक धर्म के दौरान पेड़ू में बहुत तेज ऐंठन या और दर्द होता है तो उसे डिसमेनोरिया कहा जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि गर्भवती महिला को टिटनेस यानी कि टीटी या टीडी का जो पहला टीका का डोज होता है वह कब लगाया जाना चाहिए। तो वो जो लगाना चाहिए कि गर्भावस्था का पता चलते ही वो टीका आपका लगवा देना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा कि जैसे ही महिला का गर्भ धारण पक्का हो जाए तो उसे तुरंत टीटी यानी कि टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया का पहला टीका लगा देना चाहिए। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला को टीटी के पहले और दूसरे टीके के बीच कम से कम कितने दिनों का गैप रखना चाहिए। तो ये गैप जो है वो 1 महीने या 4 सप्ताह का रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों खुराकों के बीच जो है एंटीबॉडीज के सही निर्माण के लिए कम से कम 4 हफ्ता या 28 दिन 1 महीने का अंतर रखना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जो है कि गर्भाशय गिबरा का जो कैंसर होता है उसकी स्क्रीनिंग पहचान के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो है कि पैप स्मीयर का जांच कराया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पैप स्मीयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिसमें सर्विक्स से कोशिकाएं लेकर माइक्रोस्कोप में जाती है ताकि कैंसर का शुरुआती स्टेज में ही पता चल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की लाल गोली में कितनी मात्रा होती है।
तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे हैं कि 60 mg आयरन और 500 mg आपका फोलिक एसिड होता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी बी। गर्भाशय और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दी जाने वाली लाल IFA गोली जो कि 60 mg एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि प्रसव के दौरान गंभीर प्रसवोत्तर यानी कि रक्त स्राव तब माना जाता है जब रक्त की हानि कितनी हो जाती है। तो जो लोग इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि 1 लीटर से ज्यादा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। जब सामान्य पीपीएच यानी कि 500 ml से ज्यादा खून बहने पर होता है, लेकिन यदि खून का बहना यानी कि 1000 ml यानी कि 1000 ml 1 लीटर के पार कर जाता है, तो उसे गंभीर पीपीएच यानी कि कहते हैं और यह जानलेवा हो सकता है। और आप लोग इसका जो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहां पे रोज आपको ये पीडीएफ मतलब क्लास का पीडीएफ डेली आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय नवजात शिशु का जो सामान्य शरीर का तापमान होता है वो कितना होना चाहिए। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 36.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो ऑप्शन सी बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लो बर्थ वेट यानी कि जन्म के समय कम वजन वाला शिशु वो किसे माना जाता है। ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो उसे माना जाता है जिसका वजन जो है कि 2.5 किलो से कम होता है, तो उसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। WHO के अनुसार जो यदि जन्म के समय किसी बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से कम है, तो उसे लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है, चाहे वह समय से पैदा हुआ हो या समय से पहले। अगला क्वेश्चन है कि BCG के पाउडर वाले टीकों को घोलने के लिए किस तरल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है कि नॉर्मल सलाइन यानी कि NS का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। BCG वैक्सीन को घोलने के लिए जो हमेशा 0.9% नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल वाटर का उपयोग खसरे की वैक्सीन घोलने के लिए किया जाता है। अगला है कि खसरे की वैक्सीन को घोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो खसरे के वैक्सीन को घोलने के लिए जो है कि वो डिस्टिल वाटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। AMR यानी म्यूलेस रूबेला में सूखे पाउडर को घोलने के लिए वैक्सीन के साथ आए हुए डिस्टिल वाटर का प्रयोग करना चाहिए। आप लोग इसको याद कर लिया। अगला क्वेश्चन कि टीकाकरण यानी कि इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन को सुरक्षित रखने वाला कोल्ड चेन का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। तो इसका जो सामान्य तापमान होना चाहिए +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि भारत में ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस समेकित बाल विकास योजना के लिए कार्यक्रम जो है कि वह किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था सन 1975 में। तो ऑप्शन ए जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ICDS भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो कि 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी और ये आंगनवाड़ी केंद्र इसी योजना के तहत काम करता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो जो लोग इसका ऑप्शन ए लगा के एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आशा जो है कि समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली अस्पताल के बीच एक अहम कड़ी है और इसका जो पूरा नाम है वो आपका एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज हो जाएगा। अगला है कि फाइलेरिया जिसे हम हाथी पाँव कहते हैं उस बीमारी किस मच्छर के काटने से फैलती है। तो ये जो बीमारी है वो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव बीमारी विचोरिया बेनक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होता है जिसे फैलाने का काम जो है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन कि रेबीज वायरस का आकार जो है यानी कि शेप जो है कि वह कैसा होता है। तो रेबिड वायरस का जो आकार होता है वो बुलेट गोली के आकार का होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते बिल्ली या बंदर के काटने से फैलने वाला रेबीज वायरस जो होता है वो माइक्रोस्कोप में देखने पर बंदूक की गोली यानी कि बुलेट के आकार का दिखाई देता है।
तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम नामक अनुवंशिक बीमारी जो है कि वह किस गुणसूत्र की असमयता के कारण होती है। ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये गुणसूत्र 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि जब शरीर में 21वें गुणसूत्र का जोड़ा 2 की बजाय 3 हो जाता है तो बच्चों में जो कि वो डाउन सिंड्रोम होता है, जिसके कारण मानसिक और शारीरिक विकास जो कि वो धीमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण जो है वो कौन सा बीमारी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो ये जो प्रमुख बीमारी हो जाएगा वो आपका निमोनिया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि दुनिया भर में भारत में भी 1 से 5 साल तक के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें निमोनिया यानी कि तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्मजात विकृति कटे हुए ओठ की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर कौन सा नियम अपनाते हैं। तो ये जो नियम होता है वो रूल ऑफ 10 होता है। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपकी। जब कटे ओठ की सर्जरी के रूल ऑफ 10 देखा जाता है, यानी बच्चों की उम्र 10 सप्ताह हो या वजन उसका 10 पाउंड हो और हीमोग्लोबिन 10 ग्राम हो, तभी ये सुरक्षित सर्जरी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों तरह से काम करती है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी अग्नाशय अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अग्नाशय जो है कि एक मिश्रित ग्रंथि है और यह इंसुलिन हार्मोन खून में छोड़ती है और पाचन के लिए एंजाइम आंतों में छोड़ती है। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो है कि वह कहाँ होता है। तो लाल रक्त यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपको राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। जन्म के बाद इंसान के शरीर में लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी और श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण हड्डियों के बीच मौजूद स्थिति मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में श्वेत रक्त कोशिका की सामान्य संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें डब्ल्यूबीसी जो होता है उसकी सामान्य संख्या कितनी होती है। तो इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 लाख से 4 लाख। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि डेंगू बुखार में कम होने वाली प्लेटलेट्स का सामान्य जीवन काल कितना दिन का होता है। तो डेंगू बुखार में कम होने वाले प्लेटलेट्स का जो सामान्य जीवन काल होता है वो 18 से 11 दिन 8 से 11 दिन का होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने वाली प्लेटलेट्स का जो जीवन काल केवल 8 से 11 दिनों का होता है और आरबीसी का जो कि 120 दिनों का होता है। अगला क्वेश्चन कि जन्म के समय एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो जन्म के समय जो है कि नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डी होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, जिसमें जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कई छोटी हड्डियां आपस में जुड़कर एक ही हो जाती है, इसलिए वयस्कों में इसे कुल 206 हड्डियां रह जाता है। अगला है कि मेडिकल भाषा में सांस लेने में होने वाली कठिनाई या परेशानी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो लोग भी लगा रहे हैं कि डिस्प्निया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को, कि इसको मेडिकल भाषा में डिस्प्निया कहते हैं। डिस मतलब परेशानी और प्निया का मतलब होता है सांस फूलना या कठिनाई से सांस लेने की स्थिति में डिस्प्निया कहा जाता है। अगला है कि कान के अंदरूनी हिस्से की जांच करने के लिए डॉक्टर जो कि किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं।
तो कान के अंदरूनी हिस्सों के जांच करने के लिए डॉक्टर जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं उसे ओटोस्कोप कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो शब्द कान में से जुड़ा है कि ऑटोस्कोप एक लाइट वाला उपकरण है जिससे डॉक्टर कान का पर्दा और अंदरूनी संक्रमण देखते हैं। और आंखों के लिए जो होता है वो ऑप्थाल्मोस्कोप होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक किसे माना जाता है? चलिए बताइए, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेडी विद द लैंप के नाम से मशहूर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी माना जाता है। उन्होंने ही नर्सिंग को एक सम्मानजनक पेशा मतलब बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? और ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, जब आप नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर साल जो है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 12 मई को। तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपका। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत संक्रमित प्लास्टिक जैसे इस्तेमाल की गई बिना सुई की सिरिंज, आईवी सेट और कैथेटर को किस डिब्बे में डाला जाता है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसे जो डाला जाता है वो लाल डिब्बे में डाला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अस्पताल से निकलने वाली सभी तरह के संक्रमित रबर और प्लास्टिक कचरे जिन्हें रिसाइकल किया जाता है उन्हें हमेशा लाल रंग के डिब्बे में डाला जाता है। अगला है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन त्वचा में कितने डिग्री के कोण पर लगाया जाता है? तो सबक्यूटेनियस का जो इंजेक्शन होता है वो त्वचा के 25 डिग्री कोण पे लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन या खसरे का टीका जो है कि वो त्वचा के नीचे यानी कि फैट वसा वाली परत में दिया जाता है, इसलिए इसे तिरछा यानी कि 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं। अगला है कि टाइफाइड बुखार की पुष्टि करने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट सबसे अधिक किया जाता है? यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन का नंबर टाइपिंग करने में दिक्कत होगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो जाएगा। तो ये जो टेस्ट किया आता है ये विडाल टेस्ट किया आता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि शरीर में टाइफाइड के बैक्टीरिया के खिलाफ यानी कि एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए सीरम से विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B1 की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। और स्कर्वी रोग जो है कि आपका विटामिन सी से होता है। रिकेट्स जो है कि आपका विटामिन डी से होता है। तो पॉलिश किए गए हुए चावल खाने से लोगों में जो है कि विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जिससे जिससे जो है कि नसों और दिल के कमजोर करने वाली बीमारी बेरी बेरी हो जाता है। अगला है कि परनिशियस परनिशियस एनीमिया नामक गंभीर खून की कमी जो है वह किस विटामिन की कमी के कारण होती है? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि आंतों द्वारा विटामिन B12 का अवशोषण न होने पाने के कारण शरीर में आरबीसी का निर्माण रुक जाता है, जिससे परनिशियस परनिशियस जो है कि एनीमिया कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार की मिड डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्कूल में बच्चे को प्रतिदिन कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलना चाहिए? तो भारत सरकार के जो मिड डे मील के योजना के तहत जो बच्चों को प्रतिदिन कैलोरी और प्रोटीन जो मिलना चाहिए वो आपका 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल में दोपहर में भोजन MDM के उद्देश्य बच्चों को रोजाना की जरूरत पर 1/3 हिस्सा यानी कि 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन देना है।
अगला है कि निषेचन के बाद बना भ्रूण गर्भाशय की दीवार से किस दिन चिपकता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निषेचन के जो बाद यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो गर्भाशय की दीवार से चिपकता है वो किस दिन चिपकता है। आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो जो लोग इसका ऑप्शन सी लगा रहे कि छठे से सातवें दिन, तो ऑप्शन सी जो है कि आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद भ्रूण धीरे धीरे खिसक कर गर्भाशय में आ जाता है और निषेचन 8वें से 7वें दिन गर्भाशय की परत से जुड़ जाता है। अगला है कि गर्भवती महिला के पेट में भ्रूण के दिल की धड़कन सुनने के लिए मुख्य रूप से किस विशेष स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो ये जो उपयोग किया जाता है वो फिटोस्कोप का किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह एक विशेष प्रकार का स्टेथोस्कोप यानी कि पिनाड हॉर्न होता है जिसे डॉक्टर या एएनएम महिला के पेट पर रखकर शिशु के दिल की धड़कन सुनते हैं। और आजकल इसके लिए जो है कि डॉपलर मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो भारत को जो पोलियो मुक्त किया गया था वर्ष 2014 में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलियो का आखिरी केस जो है कि जनवरी 2011 में पश्चिम बंगाल में मिला था। इसके 3 साल बाद यानी कि 27 मार्च 2014 को WHO ने भारत को आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। अगला है कि क्षय रोग यानी कि टीबी का कारण बनने वाली जीवाणु का क्या नाम है। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगाया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है कि एक रॉड के आकार का एसिड फास्ट बेसिस जीवाणु है जो हवा के जरिए इंसान के फेफड़ों पर हमला करता है। इसका खोज जो है कि रॉबर्ट कोच ने किया था। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि कुष्ठ रोग जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है वह किस जीवाणु के कारण होता है। तो कुष्ठ रोग जो होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है। तो ये होता है माइकोबैक्टीरियल लेप्रेस से। तो ऑप्शन ए जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग त्वचा और नसों की एक संक्रामक बीमारी जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रो नामक जीवाणु से होता है। इसके इलाज के लिए जो है कि MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी दिया जाता है। आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ अवस्था का खतरे का संकेत है जिसके होने पर जो है कि तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि योनि से रक्तस्राव और आंखों के सामने धुंधलापन आना। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी गर्भवती महिला को ब्लीडिंग हो रही हो या ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण आंखों से धुंधला दिख रहा है तो ये जानलेवा हो सकता है और इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कि सुरक्षित प्रसव के लिए अपनाए जाने वाले 5 क्लींस का मुख्य उद्देश्य नवजात को किस बीमारी से बचाना है। तो ये बचाना है नवजात टिटनेस से। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घर पर डिलीवरी के दौरान साफ हाथ, साफ सतह, साफ मतलब ब्लेड या धागा काटने के लिए जो उपयोग के कार्य स्टम्प की सफाई करने के लिए नवजात को टिटनेस से जानलेवा संक्रमण से बचाया जा सकता है। आप लोग को इसको याद कर लीजिए। अगला है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में सर्वदाता यानी उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी को भी खून दे सकता है, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो ये हो जाएगा O नेगेटिव। तो O नेगेटिव आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। O ग्रुप वाले सर्वदाता होते हैं, लेकिन अगर सबसे सटीक पूछा जाए तो O नेगेटिव असली सर्वदाता है क्योंकि इनमें कोई भी एंटीबॉडी या RH फैक्टर नहीं होता है, इसलिए यह खून किसी भी मरीज को सुरक्षित चढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन कोशिका यानी कि शुक्राणु का अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये होता है केवल 23 गुणसूत्र। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इंसान के शरीर में सामान्य कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र यानी कि 23 जोड़े होते हैं, लेकिन प्रजनन कोशिकाओं यानी कि स्पर्म और ओवम में यह संख्या आधी यानी कि सिर्फ 23 होती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब बच्चे में 46 गुणसूत्र पूरा होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की वजह से महिलाओं में दूध की नलियों से दूध बाहर की ओर निकलने लगता है।
तो ये होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला का सामान्य वजन बढ़ने की दर प्रति माह कितनी होनी चाहिए, और इसका आंसर जो है कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए बताएं कि आज से क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।